Today we will study the question number 20 of the miscellaneous exercise chapter 9. If A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, and 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP. In AP, prove that A, C, E are in GP. ये हमको शो करना है कि अगर ए बी सी आर इन ए पी है तो ये जानते हैं कि बी इक्वल टू किसके होगा, ए प्लस सी बाई टू होगा। और अगर बी सी डी आर इन जी पी है तो हम इसका यानी कि बी सी डी अगर जी पी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, तो सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। और अगर हम यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा। और फिर दूसरा दे रखा है कि अगर 1 बाई सी 1 बाई डी और 1 बाई आर ए पी में है तो यानी कि इसका जो है 1 बाई डी इज इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए 1 बाई सी प्लस 1 अपान ई। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये करना है। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, देयरफॉर क्या ले सकते हैं कि बी अपान ए यानी बी इक्वल टू ए प्लस सी अपान टू, इन दोनों का सम बाई टू, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा क्या दिया कि सिंस बी सी डी आर इन जी पी, तो इससे जो है क्या बनेगा कि कॉमन रेशियो से बनेगा ये। तो यानी यहाँ से बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं। अगर बी सी डी जी पी में है तो सी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी डी। यानी हम लिखेंगे अगर सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, और सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब दूसरा क्या गिवन है कि सिंस 1 अपान सी 1 अपान डी 1 अपान ई आर इन ए पी, देयरफॉर क्या बन सकता है कि जो है 1 अपान, इसको जो है ले सकते हैं यहाँ पे आर इन ए पी है, तो यानी हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं कि जो मिडिल टर्म होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मिडिल टर्म होगा इन दोनों के सम के इक्वल। तो यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से, यानी कि इसको लिखेंगे 2 अपान डी इज इक्वल टू 1 अपान सी प्लस 1 अपान ई। सी डी ई अगर इन ए पी है 1 अपान सी डी, 1 अपान सी 1 अपान डी, अगर 1 अपान ई आर इन ए पी में है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 अपान ई इज इक्वल टू 1 अपान सी प्लस 1 अपान ई। ऐसे किया इसमें कि हम क्या करेंगे 1 बाई डी इज इक्वल टू बाई टू आता है यहाँ पे, यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 अपान डी इज इक्वल टू किसके 1 अपान सी प्लस 1 अपान ई अपान टू लिखते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अपान डी इज इक्वल टू 1 अपान सी प्लस 1 अपान ई आ गया। और इसको क्या ले सकते हैं डी इज इक्वल टू किसके बन जाएगा, अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो ट्वाइस सी अपान सी प्लस ई आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, सी हो जाएगा ये। और क्योंकि हमको डी फाइंड करते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लिया यहाँ पे, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम बी एंड डी फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी and D from first and third in second, we get क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे क्या दिखा सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, यानी हम यहाँ पुट करेंगे सी स्क्वायर बी मीन्स कितना है ए प्लस सी बाई टू, जैसे तो ए प्लस सी बाई टू, और फिर इनटू डी की वैल्यू कितनी है 2c अपॉन सी प्लस सी, ये गिवन है। और अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें यहाँ से
तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं कि सी क्या बाहर है, तो बाहर ले लेंगे इसमें 2c, और ये 2 कट जाएगा यहाँ से, तो c और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा अपान c प्लस सी, ऐसा ले सकते हैं। और अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से c का एक पावर कैंसिल हो जाएगी ये, और इसको क्या ले सकते हैं कि c इज इक्वल टू ई ए प्लस सी अपान सी प्लस सी, ये ले सकते हैं। और इसको क्या ले सकते हैं कि c इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो c प्लस ई इज इक्वल टू ई ए प्लस सी ले सकते हैं इसको। और अगर इसका ब्रैकेट हम ओपन कर दें तो क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ई, और ए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू सी, ये बन जाएगा। और इस तरह से इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल दोनों तरफ आ रहा है, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, ए के, ए। अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए आता है तो हम क्या कहेंगे इसको, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट ए सी ई आर इन जी पी। अगर इसमें सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सी अपान ए इज इक्वल टू ई अपान सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि जीपी के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो मतलब क्या कि सी अपान ए इज इक्वल टू ई अपान सी, दोनों के लिए सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो दिस इज द आंसर, देयरफॉर ए सी ई आर इन जीपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस प्लस सो डैश। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है यहाँ पे कि लेट, यहाँ पे SCN जो गिवन है वो दे रखा 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस प्लस सो डैश, कहाँ तक चलेंगे, टू n टर्म्स, यहाँ तक चलेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आता है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 11 प्लस 1 प्लस प्लस सो डैश 2 n टर्म्स, लिख लिया ऐसे। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगी, यहाँ पे चेंज करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे एक ट्रिक लगाना है कि हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस प्लस सो डैश 2 n टर्म्स। और इसको क्या ले सकते हैं कि 5/9 वैसे ही रहेगा, इसको ले सकते हैं 10 माइनस 1, इसको क्या ले सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या ले सकते हैं 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस प्लस सो डैश 2 n टर्म्स, इस तरह चेंज कर सकते हैं। और अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या ले सकता है, ये 5/9 वैसे ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा 10 माइनस 1 को तो अभी हमने चेंज ही कर लिया। अब इसको देखेंगे 10 स्क्वायर 10 क्यूब, इसको एक साथ ले लेंगे, तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस प्लस रूटर n टर्म्स तक आएगा ये, और प्लस इस 1 का कितनी बार आएगा, -1 -1 -1, डेट कितनी बार आएगा, n टर्म्स, ऐसे आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 5/9 ले लिया। अब देख रहे हैं कि ये क्या बन जा रहा है, जीपी को फॉलो कर रहा है। ए की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर अगर हम कॉमन रेशियो देखेंगे तो 10 स्क्वायर अपॉन 10, यानी कि कॉमन रेशियो कितना आएगा 10, 10 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर, तो इट मीन्स कि ये भी 10 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो सेम है, इसलिए जीपी में है। तो यहाँ पर हम जीपी के सम का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या ले सकते हैं, ए मीन्स 10 हो गया, आर मतलब 10 हो गया, पावर n -1 अपॉन 10 -1, ये तो हो गया इसका इतने का n टर्म्स का। अब ये माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 1 से कहाँ तक, n टर्म्स तक, ये बन सकता है ये।
अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि 5/9 वैसे ही रख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू पावर n-1/9, और ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 + 1 कितनी बार आएगा, n बन जाएगा, यानी n × 1 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा ये। चलो ठीक है, एक बार और सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 50, या इसको 10 ऐसे ही रहने अंदर रहना देते अभी, 5/, इसको अगर यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, 5/81 आ जाएगी ये। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के तब उसके बाद हम इसको बाहर निकालें, नहीं तो फिर दांग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 5/9 हुआ यहाँ पे, ये हो गया 10 टू पावर n-1 -9n/9। अब इसको ले सकते हैं 5/81 हो जाएगा ये, और इसको क्या ले सकते हैं 10 टू पावर n-1 -9n ले सकते हैं। अब इसको अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दें तो इसको ले सकते हैं 5/81, ये वैसे रहेगा, इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 10 टू पावर n+1 हुआ, -10 आ जाएगा, -9n आ जाएगा। तो ये भी एक आंसर हो गया, यानी कि दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट कि लेट SAN इज इक्वल टू 0.6 + 0.66 + 0.666 + 2 n टर्म्स ले सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल, सब डेसिमल में दे रखा है, तो देख रहे हैं कि ये 6 से डिवाइड किया जा सकता है इसमें, तो हम 6 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.1, ये क्या आ जाएगा 0.11, ये क्या आ जाएगा 0.111 प्लस कहाँ तक, n टर्म्स तक। और उसके बाद जो है 6 बाहर कर लिए ये। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.9 + 0.99 फिर प्लस 0.999 हो जाएगा ये, और प्लस सो डैश 2 n टर्म्स तक लिख सकते हैं इसको। और इसको क्या ले सकते हैं, 6/9 9, यानी 9, इसको क्या ले सकते हैं 9/10 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं 9/100 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं 999 अपॉन, या 99/100 होगा, और ये हो जाएगा 1 2 3, यानी 1000 हो जाएगा ये, प्लस सो डैश n टर्म्स तक ले सकते हैं इसको। और इसको क्या ले सकते हैं 6/9, ये हो गया 9/10, ये बन जाएगा 99/10 का स्क्वायर प्लस 999/10 का क्यूब प्लस n टर्म्स, इस तरह चेंज कर सकते हैं ये। अब इसको ले सकते हैं 6/9 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी कुछ चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे, 1 - 9/10 क्या ले सकते हैं, 1 - 1/10 ले सकते हैं। और इसको क्या ले सकते हैं कि 1 - 1/10 स्क्वायर ले सकते हैं। इसको कैसे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 - 1 99, 99/10 स्क्वायर, तो इस तरह से बनेगी ये। और प्लस ऐसे ही इसका बनाएंगे, यहाँ से 1 - तो 1/10 का क्यूब, और प्लस सो डैश कहाँ तक आ जाएगा, n टर्म्स तक आ जाएगा ये हो जाएगा 6/9, ये कितना हो जाएगा यहाँ से। अब 1 कितनी बार आएगा, 1 + 1 + 1 कहाँ तक आएगा, n टर्म्स तक, 1 + 1 + 1 + n टर्म्स किया आएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, -1/10, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 1/10 + 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस सो डैश, दैट इज n टर्म्स तक आएगी। अब इसको क्या ले सकते हैं 6/9,
ये बन जाएगा 1 + 1, यानी 1 से n टर्म्स आएगा तो 1 इंटू कितना बन जाएगा n। अगर 4 × 4 × 4 ऐसे लिखा कहीं पे 4 + 4 + 4 + 4, तो हम क्या ले सकते हैं 4 × 3 ले सकते हैं। तो ऐसे ही अगर 1 + 1 + लिखा n टाइम्स लिखा है, यहाँ 3 टाइम्स लिखा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर n टाइम्स लिखा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से बन जाएगा ये, यहाँ पे बन जाएगा 1 × n माइनस। अब ये देख रहे हैं कि 1/10 1/10² 1/10 के क्यूब किस में बन रहा है, जीपी में बन रहा है, जीपी के सीक्वेंस में बन रहा है। तो यानी हम इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि ये जो टर्म है ए की वैल्यू कितनी है 1/10 है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो क्या अप्लाई करेंगे 1 आर, आर कितना होगा 1/10, और कितना निकालेंगे 1/10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/10, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 का स्क्वायर इंटू 10 ऊपर चला जाएगा तो कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। तो ये कॉमन रेशियो हो गया 1/r पे पावर n, यानी इस पे पावर हम क्या लगा सकते हैं n, ये अपॉन 1 - 1/r, तो 1 - r दैट इज़ 1/10। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6/9, ये बन जाएगा n, और यहाँ क्या ले सकते हैं 1/10 वैसे ही रहेगा, ये हो गया 1 - 1/10 टू पावर n। 1 का चाहे जितना पावर करेंगे तो कुछ वही आएगा, और अगर इसको हम 10 पर पावर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 टू पावर n बन जाएगा, अपॉन 10 - 1 दैट इज़ 9/10, तो 9/10। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है ये 10 कट जाएगा, या वैसे उधर ट्रांसपोज कर लें, बात तब भी ये कि ये, या इसको ले सकते हैं 6/9, और यहाँ से ये आपका n रहेगा, यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 लिखेंगे 10/9, और ये हो जाएगा 1 - 1/10 टू पावर n। ऐसे ये 10 कट जाएगा, यानी 6/9 9 ये बनेगा, और यहाँ से आ जाएगा n - 1/9, और ये कितना हो जाएगा 1 - 10 टू पावर 10 टू पावर अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन भी कर दें कहीं पे, यहाँ 10 टू पावर n लिखा है, तो 1/9 बाहर ले लिया, 1/9 ले लिया, यहाँ पे 1/9 ही बचेगा, 1 - 1/10 बचेगा। तो ये बन गया यहाँ से कि 1/9 1 - 10 टू पावर -n, 10 टू पावर -n बचेगा ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले गए, तो ये हो गया 1 माइनस यहाँ से -n हो गया, या इसको और सिंपली रहने देते हैं ऐसे ही, ये सीधा आंसर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ज़्यादा, इसको ले सकते हैं क्या 6/9, यहाँ क्या हो सकता है 9n माइनस -1 ये 1 कर लिए प्लस कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + 10 को ऐसे रहने दिया 10 टू पावर n, ऐसे एक ही बात है, एक ही बात आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से बन जाएगा 9n - 1 + 1/10 टू पावर n। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 25, 26 जो कि इस सिलेबस में नहीं है अभी, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 करने से पहले हमको कि S1, S2 एंड S3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन फर्स्ट n नेचुरल numbers, their squares and their cubes respectively, so that 9s2 square is equal to s3 1 plus 8s1। यानी कि s1 क्या है सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स, s2 क्या है सम ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पे s1 क्या है, s1 इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर दे रखा है। s2 क्या है सम ऑफ द फर्स्ट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और s3 क्या है सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
तो यानी हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे S1 क्या है, S1 इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब ये है कि अगर 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक n तक का अगर सम फाइंड करना है तो इसके लिए जो SN बनता है क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। इस सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे S1 मतलब कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ S1 लिख दिया, n इंटू n प्लस 1/2, 1 से n तक का सम क्या बनता है, n इंटू n प्लस 1, मतलब ये आपका यहाँ पे S1 दे रखा है। अब ऐसे S2 क्या दिया है, S2 इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी S2 क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। मतलब ये है कि अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस हम n स्क्वायर तक का अगर फाइंड करते हैं सम, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, SN इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। इस फार्मूला के यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये S2 हो गया। अब ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे, S3 इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, S3 इज इक्वल टू क्या बनता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो ये आपका S1 हो गया, S2 हो गया और S3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 9S2 का स्क्वायर इक्वल टू S3 1 + 8S1, ये दिखाना हमको ये। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में दे रखा है S3 1 + 8S1, ये दे रखा है। तो आप सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। S3 की वैल्यू कितनी है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा है 1 + 8S1 कितना है, n इंटू n प्लस 1/2, 2 हो गई है यहाँ पे। तो इस तरह से जो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से ये कट जाएगी, ये 4 हो जाएगी ये। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते, तभी n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर वैसे रहने देंगे। और n ये कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 4 n इंटू n प्लस 1 बन जाएगा ये ऐसे। और यहाँ से और अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए क्या सॉल्व होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी चलने देते हैं उसको। और इसको क्या ले सकते हैं, 1 + 4n² प्लस 4n, तो 4n² प्लस 4n प्लस 1 ये बन गया। और ये देख रहे हैं क्या है कि ये बन सकता है, ये 2n का होल स्क्वायर ये बनेगा, 1 का स्क्वायर ये बनेगा, तो 2 × 4 यानी हम इसको ले सकते हैं 2n प्लस 1 ले सकते हैं। तो यानी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको क्या ले सकते हैं, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ही आएगा इसमें। अब इससे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे कि जो है, क्योंकि सब प्रोडक्ट के फॉर्म में ही आ रहा है, सब पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है सब पे, तो हम सब पे होल स्क्वायर पर लगा सकते हैं। इसको ऐसे ले सकते हैं, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे सब पे होल स्क्वायर लगा दिए इस तरह से। और यहाँ पे ये दे रखा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमको इस जो रिजल्ट लाना है उसकी कैटेगरी में चेंज करना है। तो यहाँ से जो है 36 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि n इंटू n प्लस 1, 2n यहाँ पे 9 दिया, 9s2² दे रखा है, 9s2²। तो यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ पे थोड़ा
चेंज करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 क्योंकि हमको लाना है ये इस फॉर्म में, जो हमारा S2 दे रखा है इसके फॉर्म में, S2 स्क्वायर है, तो यानी इसका 36 का स्क्वायर बनेगा ये। तो 36 से डिवाइड कर देते हैं और 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 1/4, ये लिख लिया। और यहाँ क्या लिख सकते हैं n इंटू n+1 2n+1 पे पावर 2, और यहाँ पे जो 6 से डिवाइड किया था, 36 से डिवाइड किया, 36 से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये ऐसे। तो ये बन गया। अब ये 36 हो गया, 1/4 हो गया, और यहाँ पे 36 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 4 से कट जाएगी, 9 हो जाएगा। तो ये 9 बन गया। और इसको क्या ले सकते हैं, n इंटू n+1 2n+1 बाई 6 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, ये आ गया 9। और S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू है n इंटू n+1 2n+1/6 है। तो यानी ये बन गया 9, और इस पर होल स्क्वायर लगा है, तो 9 S2 का स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड, जो कि प्रूव करना था। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्यूशन नंबर 27 है कि a farmer buys a used tractor for the 12,000. He pay rupees 6,000, 12,000. Okay. He pay the rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of the rupees 500 plus 12% about 12% interest on the unpaid amount. ठीक है। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट, मतलब कि ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी होगी। 12,000 पे उसकी कॉस्ट है, जिसमें 6,000 क्या करता है, जो है फार्मर पेमेंट कर देता है, और 6,000 को इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है। जो किस तरह से इंस्टॉलमेंट चलता है कि 500 का पर इंस्टॉलमेंट होगा, जो 12% इंटरेस्ट के साथ होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या मानेंगे कि टोटल कास्ट ऑफ ट्रैक्टर्स क्या गिवन है, टोटल कास्ट ऑफ ट्रैक्टर इज गिवन रुपीज़ 12,000, ये गिवन है, 12,000 गिवन है। पेड कैश कितना है, जो पेड होगा रुपीज़ 6,000। अब जो है बैलेंस कितना होगा, बैलेंस होगा रुपीज़ 6,000। अब 6,000 को इंस्टॉलमेंट में करना है, तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट में एक ही रहेगा, एक ही रहेगा इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे 500 का इंस्टॉलमेंट है, तो यानी कि 6,500 ईच है, तो कितने 6,000 बनेगा, 12 इंस्टॉलमेंट बनेगा। कि 6,000 क्या करेंगे, 500 से डिवाइड कर देंगे। चलो इसको कर देते हैं ऐसे, डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा, ये बनेगा जो 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अब किसके साथ करना है इंस्टॉलमेंट पे, इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज़, किससे निकालना है, 6,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12% दे रखा है, तो 12/100 हो गई है, और पहला इंस्टॉलमेंट है, तो यानी कि 1 हो गई है, मतलब PRT लगाएंगे, PRT अपॉन 100, P 6,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगी ये, और ये जो कट जाएगा तो 12 6 जा 72, और इसके आगे 0 बढ़ जाएगा 72,
तो इस तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 720 का। तो इसलिए जो है फर्स्ट ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट बन गया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो गया ₹500 प्लस ₹720, यानी कि रुपीज़ कितना बन गया ये 1220, ये बन गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो ₹5500 इंटू 12 बनेगा, क्योंकि 500 पेमेंट हो गया था, 6000 से 500 माइनस कर दिया। 500 तो हमारा इंस्टॉलमेंट है, लेकिन हम किसके साथ देना, इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट आया 720, तो यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1220 हो गया। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा 5500 होगा। तो PRT यहाँ भी अप्लाई करेंगे अपॉन 100। तो इस तरह से अगर हम इसका फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी ये, और 12 से अगर हम 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 12 5 जा 60, 12 5 60 एंड 66, तो 660 आ गया। तो यानी कि जो है ये हो गया इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे फिर क्या फाइंड करना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, ₹500 देना ही था और प्लस 660 और हो गया, कि यानी ये बन गया ₹1160, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया। अब क्या निकालेंगे कि इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए प्रिंसिपल कितना बनेगा 5000, रेट कितना होगा 12%, टाइम 1 ही है अपॉन 100, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगी, तो 12 5 जा 60, यानी कि 600, तो ₹600 हो गई है। तो इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट 600 हो गया, इसलिए इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ₹500 और प्लस 600, तो दैट इज ₹1100। तो इस तरह से हमें 3 टर्म्स मिल गया। अब देखते हैं कि किसी सीक्वेंस को तो नहीं फॉलो करता है। तो इस तरह से टोटल अमाउंट पेड इन अमाउंट लिख सकते हैं ऐसे, टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो क्या हो जाएगा ये ₹1200 और प्लस 1160 प्लस 1100 प्लस कहाँ तक आएगा 2, कितने टर्म्स लेके चलेंगे 12 टर्म्स दे रखा है यहाँ पे कि हमको 12 मंथ में पेमेंट करना है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 बनेगा, तो अब ये बन गया, देख रहे हैं कि इसमें 40 का डिफरेंस है, यहाँ पे 60 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 1200 से 1160 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, यानी कि डी की वैल्यू सब में डिफरेंस 60 का आ रहा है क्या, यहाँ पे 1200 है, यानी ए की वैल्यू इतनी होगी। तो इससे हम अगर माइनस कर लें 1200 से, ये माइनस 1160 माइनस 1200, 1200 को बनेगा 1220 आया होगा ना, ओहो 1220 है ये, तो 1220 प्लस 1160 प्लस इतना। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है -60 का, इसमें भी -60 का डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट में। तो ये किस में बन रहा है, AP में बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि हियर A इक्वल टू किसके दिया है 1220, D इक्वल टू कितना है 1160 माइनस 1220, और ये क्या जाएगा -60 हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी दे रही है 12 दे रखा है, तो हम क्या निकालना है, सम निकाल लेते हैं। S12 इज इक्वल टू 12/2, 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू -60, यहाँ से ये हो गया 6, यहाँ से हो जाएगी ये
2440 माइनस ये क्या जाएगा 11 माइनस ये साइन निगेटिव बन जाएगा, तो माइनस इनकी 11 इंटू 60 इतना हो जाएगा। और इसको क्या ले सकते हैं 62440 माइनस 11 6 जा 660 बन जाएगी। ये सिंप्लीफाई करेंगे और अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1780 माइनस कर लिया इससे। और इसको क्या ले सकते हैं 10680 रुपीज़ कितना आ गया 10680। ठीक है, ये तो इंस्टॉलमेंट का हो गया। 10,680 जो पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट में पे किया, और 6,000 ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था, तो टोटल कितना पेड किया। द अमाउंट पेड बाय फार्मर, अमाउंट पेड बाय फार्मर कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज़ 6,000 और प्लस 10,680, तो ये टोटल कितना बन गया यहाँ से बन गया रुपीज़ 16,680 रुपीज़ 16,680 ये बन जाएगा। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 20 है शमशाद अली बाइज अ स्कूटर फॉर रुपीज़ 22,000. Okay, he pays 4,000 cash and agrees to pay the balance in the annual installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will be the scooter cost him? तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ये सेम टू सेम नहीं लग रहा है, सिमिलर लिख देते हैं, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 27। सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 22,000 दे रखा है, 4,000 कैश पेमेंट है, तो रिमेनिंग कितना बचा 18,000 बचा। अब 18,000 के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,000 से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएंगे 18 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1,000 का इंस्टॉलमेंट लेना है। और उसके बाद जो है इंटरेस्ट पे निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, और फिर जो है जो इंटरेस्ट आएगा 1,000 के साथ ऐड कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। ऐसे सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, ऐसे थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो वो जो है जो सीक्वेंस है वो किसी एपी या जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एपी और जीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो हम एपी का फार्मूला या जीपी का फार्मूला लगा करके फाइंड कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट शमशाद ने कितना पेमेंट किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पर्सन राइट्स ए लेटर टू द 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड द मेल टू द 4 different person with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken, okay, and that it cost rupees 50 paise to mails 1 letter. Determine the amount spent on the postage when the 8 set of the letter is mailed. 8 set of letter is mailed, यानी कि 8 set लेटर जो है मेल किया गया। अब यहाँ पे दे रखा है कि पर्सन राइट से 4 लेटर, 4 ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि जो है ये दे रखा है कि एक पर्सन है जो 4 लेटर को पोस्ट करता है, और फिर ये 4 लेटर दूसरे पर्सन को जो 4 लेटर्स जो होंगे वो 4 को करेगा। तो इस तरह से जो बनेगा वो क्या बनेगा 4, 16, 64, मतलब एक पर्सन 4 को कर रहा है, तो 4 पर्सन कितने करेगा 16 को करेगा, तो 16 कितने करेंगे 64 को करेगा, 64 कितने करेंगे 256 को करेगा। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है 4, 16, 64 और 256। तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा कि एज पर क्वेश्चन 4 लेटर्स है, एज फॉर क्वेश्चन द नंबर ऑफ लेटर्स
posted will form a GP 416, मतलब 4% 4 लीटर्स है, तो यानी कि जो एक पर्सन 4 लीटर्स को करेगा, तो अब वो जो 4% है जिसको एक पर्सन 4 लीटर्स को करेगा, 1 पर्सन है तो 4 लीटर्स को करेगा, ये इस तरह से। ठीक, अब ये पर्सन जो आएगा ये तो ये 4 करेगा ऐसे, फिर ऐसे ये करेगा, ये फिर ये ऐसे करेगा, ये फिर ये ऐसे करेगा, ये ठीक है। ये तो मतलब ये 4, अब ये जो 4 होगा फिर ये आपको करेगा, यहाँ से ये 4 करेगा, तो इस तरह से एक चेन बन रहा है। तो क्या चेन बन रहा है? 416 256, फिर नहीं 64 बनेगा, 64 फिर क्या बनेगा? 256 बनेगा, मतलब कि 4 यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 पे पावर 4 ऐसे बनेगा ये। तो हियर क्या बन जाएगा? इनिशियल लेटर क्या दिया है हियर? ए इक्वल टू 4, और कॉमन रेशियो क्या बनेगा? आर इक्वल टू किसका बन गया? 4, क्योंकि 16/4 करेंगे तो 4 ही आएगा। अब नंबर ऑफ टोटल लेटर मेड अब 8 सेट ऑफ दी लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स कितने हैं फाइंड कर ले पहले। नंबर ऑफ टोटल लेटर्स मेल्ड अप टू 8 सेट ऑफ लेटर्स। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये इसको लिख सकते हैं S8, मतलब कि हम 8 इसका सम फाइंड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक ही है, तो हमें 8 तक का फाइंड करना है। तो यानी ये बन गया 4A, और R पे पावर कितना हो गया? R की वैल्यू 4 है, तो 4 पावर 8 -1 अपान R -1, तो 4 -1 यहाँ भी हो जाएगा ये। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पावर 8 -1। और इसको क्या ले सकते हैं? S8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4/3 वैसे ही रहेगा, और S8 4 पावर 8 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 65536 -1। और इसको क्या ले सकते हैं? 4/3, और यहाँ से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 65535, और इसको यह S8, और इसके बाद ये कट जाएगा कुछ यहाँ से, 3 से 5 3 8 8 5 13 13 5 18 6 24, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से अगर ये कट जाता है तो इस तरह से यहाँ पे आएगा 3 2 6, और यहाँ पे आया वो जो है 1 2 आएगा 25 हो गया, 3 8 जा 24, 1 आया 13 हो गया, 3 4 जा 12 1 आया, 3 5 जा 15। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 2, यहाँ से 4 से करेंगे ना, 3 से पहले काट लिया इसको, तो 4 5 जा 20 4 4 जा 16 2 18 का 8 आएगा, और फिर ऐसे ही फिर 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो यानी ये कुल मिलाकर बन जाएगा 87380। देखो 4 5 जा 20 4 4 जा 16 2 18 हुआ, और 4 8 जा 32 1 कैरी 33 हो गया, 4 1 जा 4 और कैरी 3 7 हो गया, और 4 2 जा 8, इतना बन गया। तो यानी इतने लीटर पोस्ट किए गए। अब पोस्टेज जो है चार्ज कितना हो जाएगा? पोस्टेज स्पेंट कितना हो जाएगा? कितना खर्च हुआ एट द रेट ऑफ किससे? 50 पैसे पर लीटर। तो यानी ये बन गया ₹50/100, क्योंकि 50 को किसमें चेंज कर लिया? रुपीज़ में, इंटू 87380। तो यहाँ से 1 0 ये कट जाएगा यहाँ से, और 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा टाइप ₹4369
0, 43690. So this is the answer. This is the solution of the question number 29. Now question number 30. Question number 30. In question number 30, कि a man deposit 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount of 15th years since he deposited the amount and also calculate the total amount up to 20 years. ओके तो देखो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट क्या दे रखा है, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट इज हाउ मच इज गिवन. इनिशियल अमाउंट इज रुपीज 10,000 इज गिवन. 10,000 गिवन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5% पर एनम ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा है. तो यानी अगर हम इसका 5% ऑफ पर एनम निकालते हैं तो क्या ले सकते हैं, 5/100 इंटू 10,000. 10,000 हो गया PRT, ठीक है, अप इंटू 1/100 दे ही ऑलरेडी यहाँ पे. तो यानी कि ये 2 0 0 कट जाएगा यहाँ से, ये इससे कट गया यहाँ से. तो 5 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कितना हो गया 500. ये हो गया 500. तो इस तरह द अमाउंट इन द अकाउंट पहले के लिए कितना जाएगा 500. देयरफॉर अमाउंट इन द मैन अकाउंट इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा. पहले 10,000 था, इनिशियल अमाउंट था 10,000 और उसके बाद फिर जो है 10,000 500 हो गया आफ्टर 1 ईयर. ठीक है, फिर ऐसे आपको हो जाएगा 11,000. 500 बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट रेट. पहले 10,000 था तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 500 है. तो यानी कि अमाउंट एट दी लास्ट ऑफ 1 ईयर जब होगा तो उस कंडीशन में इनिशियल हमारा था 10,000 डिपॉजिट किया गया. तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो होगा 10,500 होगा. एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा. तो ऐसे ही कितने दिन के लिए है, फॉर 20 ईयर्स के लिए है. तो इसका आप एक सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए निकालना है. ना 15 टर्म्स लेना हमको. फाइंड द अमाउंट इन द 15 ईयर्स. 15 ईयर्स की बात कर रहा है तो 15 ईयर्स के निकालेंगे. तो सबसे पहले अमाउंट इन द 15 ईयर्स देखते कितना है. अमाउंट इन 15th ईयर्स मतलब कि 15 ईयर सिंस डिपॉजिट क्या बन जाएगा रुपीज़ 10,000. तो आपका इनिशियल अमाउंट था ही और प्लस 14 इंटू 500 क्योंकि हमको यार इसका मतलब कि 15वें साल में, तो यानी 15वें साल में मतलब हमें कि 14 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा और 10,000 अमाउंट आपको पहले से था. ये 500 हो गई, एक जीरो कटा होगा, ये एक जीरो रहेगा नहीं, 500 ही है. तो यानी कि ये जो है इतना बनेगा. और इस तरह से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी ये रुपीज़ 10,000 और प्लस 7,000. तो इस तरह से ये क्या बन गया 17,000. तो ये बन गया 15th मतलब कि 15th ईयर. यहाँ 15th लिखा है तो हमें ये देखना है कि 15वें साल में कितना अमाउंट होगा. तो यानी कि 15वें साल में कितना अमाउंट हो गया 17,000. अब अमाउंट आफ्टर 20,000 देखना है, आफ्टर 20 ईयर्स देखना है. आफ्टर दिया है यहाँ पे कि अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स. तो 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा कि 10,000 तो इनिशियल अमाउंट था ही पहले ही ये और प्लस 20 इंटू 500 क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है आफ्टर 20 ईयर 20 ईयर्स के बाद
20 ईयर्स के बाद, तो ये भी यहाँ पे देखा गया था कि 1 ईयर बाद कितना होता है 10,500, 2 ईयर बाद कितना होता है 11,000 होता है इंटरेस्ट। तो ऐसे अगर 20 ईयर्स बाद देखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 500। तो इस तरह से ये बन जाएगा ₹10,000 ये बन गया, और ये कितना बन गया 1,000। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 टू 10, तो इसके आगे 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 10,000 ये हो गया। तो इस तरह से ये टोटल अमाउंट कितना बन गया ₹20,000। 20,000, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट रुपीज इतना, ठीक है, विल डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट मतलब कम होता है, ईच ईयर बाई 20% कम होता जा रहा है। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो 5 ईयर के एंड में इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब इनिशियल अमाउंट ऑफ जो दिया, इनिशियल कॉस्ट ऑफ जो मशीन है वो कितना है 15,625 है, और 20% जो है हर साल या 20% एवरी ईयर डिप्रिशिएट करता है, कम हो जाता है। तो कह रहा है कि 5 ईयर बाद, एट द एंड ऑफ 5 ईयर बाद जो है कितना इसकी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सोल्यूशन लेते हैं कि ए इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे 15,625 है ये, और डिप्रिशिएशन कितना दिया है, डिप्रिशिएशन क्या 20% ऑफ किसका 15,625, तो ये हो गया 20/100 इंटू 15,625। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 5 जा हो जाएगी ये, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 5 1 जा आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 5 2 जा 10, 5 और उसको 2 5 5 जा 25, यानी ये कितना हो गया 3125 हो गया। तो ये तो हो गई कि डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर 3,125 डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो यानी कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर देखेंगे तो इससे माइनस हो जाएगा, ये कितना अमाउंट होगा ये निकल जाएगा यहाँ से कि हम इतने अमाउंट से 3,125 माइनस कर देंगे। अब ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट निकालेंगे T2 टर्म निकालेंगे, मतलब वो फर्स्ट ईयर के लिए था T2 टर्म, अब निकालेंगे तो 15,625 माइनस से 3,125 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12,500 हो जाएगा। 12,500 के इसमें माइनस करेंगे तो 12,500 आ जाएगा, ये 12,500 हो जाएगी ये। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 12,500 माइनस 15,625, तो यानी कि ये कितना आ गया -3,125, और n इक्वल टू कितना गिवन है 5 ईयर्स दे रखा है, तो हम क्या लगा देंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हम यहाँ पे हम क्या लगाना T5, तो a कितना है 15,625 है, फिर प्लस 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -3,125 है, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15,625 ये बनेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा, ये साइन नेगेटिव हो गया, तो 4 इंटू 3,125 आ जाएगी ये। अब इसके बाद इससे माइनस करेंगे यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करके, तो 15,625 ये हो गया, और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 10, 4 1 जा 4, 4 1 5, 4 3 जा 12, इतना हो जाएगा 12,500। अब इससे अगर हम इसको माइनस कर देंगे 15,000 से, तो क्या आ जाएगा, ये भी 3,125 आ जाएगा, 3,125। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हैंस एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर
ईयर क्या बन जाएगा, ₹3125। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 150 वर्कर्स वर engaged to finish a job in a certain number of days। ठीक, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकंड डे। ठीक, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। इट टूक 8 more days to finish the work। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द डेज इन विच द वर्क वॉज completed। क्वेश्चन नंबर 32 में 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश अ जॉब। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया उन्हें। इसको पहले समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि 150 वर्कर्स हैं। 50 जो है फर्स्ट डे 150 वर्कर्स हैं। सेकंड डे क्या होता है कि 4 वर्कर्स चले जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। थर्ड डे क्या होता है, 4 वर्कर्स फिर से चले जाते हैं। फोर्थ डे क्या होता है कि 4 वर्कर्स फिर से चले जाते हैं। और ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। ये तो इस तरह से जो है ये जो वर्क कंप्लीट होता है, कि मान लेते हैं कि जो वर्क कंप्लीट होता है एन डेज में कंप्लीट होता है। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि इट टूक द 8 more days टू फिनिश द वर्क। यानी कि अगर वो जो है जो वर्क एन डेज में हो रहा था, अब कितने डेज में होगा, n प्लस 8 डेज में होगा। ठीक है, जितना n हो रहा था तो n प्लस 8 डेज में कंप्लीट होगा उसमें। और जब n प्लस 8 मतलब 8 डेज ज़्यादा लगता है पहले से क्या लगेगा, 8 डेज ज़्यादा लगेगा। तो जब 8 डेज ज़्यादा लगेगा इसमें, तो इट मीन्स कि जो है कब, कि जब जब अगर यही 150 वर्कर्स करते, वर्क अगर कंटिन्यू करते, कोई छोड़ के नहीं जाता, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स क्या होते वहाँ पे कि जो है उससे 8 डेज कम हो जाता। क्योंकि जब 4 वर्कर चले जा रहे हैं तो उससे n से 8 ज़्यादा लग रहे हैं या n डेज लग रहे हैं, n डेज लग रहा है। तो यानी कि n माइनस 8 डेज लगता है यहाँ पे। क्योंकि n माइनस 8 डेज लगता है तो 150 वर्कर्स जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स है वो 150 इंटू n माइनस 8 हो जाएगा। एक तो ये फाइंड कर लें और दूसरा हम वो फाइंड कर लें कि जो है जो जो वर्कर्स है 4 ड्रॉप करते जा रहे हैं सेकंड डे से, तो वो जो है वो कितने वर्कर्स हैं। तो दोनों वर्कर्स क्या होंगे, सेम होंगे। और उसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज द वर्क वाज कंप्लीटेड, सपोज द वर्क वाज completed in n days when the workers started dropping 4 workers dropped out every day except first day। therefore total number of workers who worked all the n days is the sum of n terms of AP। क्योंकि 4 में एक सीक्वेंस बनता जाएगा। ये पहले दिन 150 थे, फिर सेकंड डे क्या बनेगा, वहाँ से 146 बनेगा, थर्ड डे क्या बनेगा 142 बनेगा। तो इस तरह से 4 वर्कर्स ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो यानी कि इस AP में आ गया। और AP में मान लेते हैं कि वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होता है, n डेज में कंप्लीट होता है। तो AP के सम का फार्मूला अगर बनता है यहाँ पे, तो n टर्म्स ऑफ AP के लिए यहाँ देखेंगे तो हियर क्या बन जाएगा, हियर A इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 और D इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। क्यों, यानी सीक्वेंस क्या बनता है 150 146 फिर 142 डैट समथिंग।
ऐसे बनता है यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगी, -4। और मान लिया कि वर्क n डेज में कम, तो सम निकाल लेंगे इसका। तो यस, ये जानते हैं एस एन का फार्मूला कहते हैं n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n डेज में कंप्लीट, तो यानी n/2 2a यानी 150 प्लस n - 1 डी मीन्स कितना है, -4। तो इसको क्या ले सकते हैं, n/2 ये हो गया, ये बन गया 300 और ये बन गया -4n और +4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि n/2 हो गई है, और यहाँ पे अगर जो है इसको यहाँ 300 + 304 हुआ, 304 - 4n, तो 304 - 4n। और अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो सीधे सीधे बन जाएगा ये n हो जाएगा, ये 15n बन जाएगी ये, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2n। यहाँ पे 304 152 हो जाएगा, 152 - 2n ये बन जाएगा। अब एक कंडीशन तो ये बन गया कि अगर वो 4 वर्कर्स चले जाते हैं तो 150 वर्कर्स जो सीक्वेंस बनेगा वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं वर्क को। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ पे कि जो है दूसरा कंडीशन, हैड द वर्कर्स नॉट ड्रॉप्ड, हैड द वर्कर्स नॉट ड्रॉप्ड then the work should have finished in n-8 days with 150 वर्कर्स। अगर नहीं जाता तो 150 वर्कर्स होते हैं, और वो कितने डेज में कंप्लीट होता, क्योंकि 8 डेज उसमें ज़्यादा लग रहा था जब 4 वर्कर्स चले जा रहे थे। अब क्या है कि वो जो है अगर 150 वर्कर्स वर्क करते तो कितना लगता है, n-8 डेज लगता। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स who would have worked all the n days is 150 n-8, इतना बनता है यहाँ पे। देयरफॉर अब नंबर ऑफ वर्कर्स तो दोनों में सेम ही हो जाएगा फिर ये, तो n इंटू 152 - 2n इज इक्वल टू 150 n-8। अब इसका एक ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, तो 152 n - 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 150 n - 150 इंटू 8। और इसको क्या ले सकते हैं यहाँ से, इसको ले सकते हैं n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर है, उधर चला गया तो यहाँ से 2n स्क्वायर बन गई है और पॉजिटिव बन गई है, और यहाँ 150 n है और उस तरफ अगर चला गया तो -2n आएगा, और -2n हो गई है। और यहाँ 150 तो 15 8 जा 120 तो 1200 बनेगा, तो -1200 हो गई है इज इक्वल टू 0। और n स्क्वायर -n - 600 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2 कर दिया यहाँ पे, डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे बताना है कि जो इसको फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज के क्या फैक्टर बन सकता है, n स्क्वायर यहाँ पे 1 लाना है, तो ये बन जाएगा 25 - 24 n - 600 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर -25 n प्लस 24 n - 600 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो n - 25 प्लस 24 कॉमन ले लेंगे तो n - 25 इज इक्वल टू 0। तो n + 24 n - 25 इज इक्वल टू 0। वर्क नेगेटिव हो नहीं सकता है, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो n इज -25 इज इक्वल टू 0, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। देयरफॉर वर्क वाज कंप्लीटेड, देयरफॉर वर्क वाज
completed in 25 days. So this is the answer. So this is the solution of the question number है 32 of the miscellaneous chapter 9.